नमस्कार दोस्तों। आज हम इस क्लास में शिवाजी के जो कुछ प्रारंभिक विजय हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि शिवाजी का जो विजय अभियान है उनको हम दो भागों में बांट कर देखते हैं। एक विजय अभियान जो कि उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में किया, बाद में करीब 5 साल के लिए उन्होंने बीच में 5 नहीं 6 साल के बीच में 1649 से 55 के बीच में उन्होंने अपना जो सैन्य अभियान था उसको बीच में स्टॉप कर दिया और फिर 55 के बाद फिर उन्होंने अपना सैन्य अभियान शुरू किया, जो कि उनका जीवन के अंतिम क्षण तक चलता रहा। तो आज जो 1649 से पहले की जो उनके अभियान हैं उन सारे अभियानों को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे इस क्लास में। तो जैसा कि जो पृष्ठभूमि था जिसके बारे में हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि भाई शिवाजी जो थे वो बचपन से ही उनका माँ का उनके ऊपर बहुत प्रभाव था। दादाजी कोंडदेव जो थे वो उनके संरक्षक के रूप में कार्य करते थे और संत जो रामदास हैं, तुक्का राम है, उनका उनके जीवन के ऊपर बड़ा बड़ा प्रभाव था। दादाजी कोंडदेव तो ये समझते थे कि भाई ये शिवाजी जो है वो एक की जागीरदार का लड़का है तो ये आराम का जिंदगी व्यतीत करे, लेकिन शिवाजी ऐसे नहीं थे। उनको जो है वो आराम से बैठना उनको पसंद नहीं था और वो घूम घूम कर जो मराठे लोग थे, खास करके जो मावल प्रजाति के लोग थे, उनके बीच उन्होंने घूम घूम कर और एक प्रकार से जो मावल युवक थे उनको संगठित करना शुरू किया। और उनका जो विजय अभियान है वो शुरू होता है तब जब बीजापुर में एक प्रकार से कह सकते हैं कि बीजापुर का शासन जब कमजोर हो जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि शिवाजी के जो पिताजी थे शाहजी, वो बीजापुर के सुल्तान के ही एक सिपहसालार थे या एक कह सकते हैं जागीरदार थे। और चाकन सुपा और इंदापुर, चाकन पुणे और इंदापुर का जो जागीरदारी था वो इनके पास था। इनको दे दिया गया था कि भाई आप जो है इधर देख रेख करिए, इस जागीर को आप संभालिए। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर शिवाजी चाहते तो अपने पिता के साथ मिलकर और अपना साम्राज्य को और बढ़ाने का अपना जो क्षेत्र था, एरिया था, उसको और बढ़ाते ही, लेकिन इन्होंने एक अलग नीति अपनाई। इनको लगा कि क्यों ना हम बीजापुर का, जैसे अगर इनके दादाजी का बात भी किया जाए, ठीक है, मालो जी, तो उनको भी पूना और ये चाकन और इंदापुर के वो भी जागीरदार थे, ठीक है। तो एक प्रकार से वंशानुगत ये जागीरदारी इनके पास आ रहा था। लेकिन शिवाजी का कहना था कि हम बीजापुर के मतलब शरण में रहकर, मतलब बीजापुर के संरक्षक के रूप में कार्य न करके हम स्वतंत्र रूप से कार्य करें और जो मराठे लोग हैं उनको संगठित करके और धीरे धीरे मराठा साम्राज्य का निर्माण करना उनका मेन उद्देश्य था। इस क्रम में सबसे पहले उन्होंने रोहिदेश्वर का जो दुर्ग था उसके ऊपर अधिकार कर लिया। रोहिदेश्वर के बाद तोरण विजय, जो कि शिवाजी का एक महत्वपूर्ण विजय माना जाता है। ये तोरण जो है वो करीब पूना के दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पे ये तोरण है। कहता है कि इस तोरण को प्रचंडगढ़ या फतुलगैब भी कहते थे। मतलब प्रचंडगढ़ का किला या फतुलगैब का किला, बाद बाद के जो शासक आए उन्होंने इसका किले का जो नाम था वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करते गए। जैसे आज जितनी भी आप भारत में जो शहर देखेंगे वो अधिकतर जो मुस्लिम शासक थे उनके नाम पे वो बसा दिए जाते थे। तो इसी प्रकार से इसका भी इस प्रकार का नाम है।
कहता है कि इस समय मोहम्मद आदिल शाह जो था वो बीजापुर का सुल्तान था, और तोरन जो है वो बीजापुर के सुल्तान का ही एक जो किलेदार था, वो वहां तोरन के दुर्ग पर था। मतलब तोरन का दुर्ग बीजापुर के सुल्तान के अंडर में था। लेकिन बीजापुर का सुल्तान अभी क्या हो गया कि ये बीमार चल रहा था, इसलिए इसने क्या किया कि इसके जो बहुत सारे जो सेना थे, उन सारे सेनाओं को, मतलब जो अलग अलग दुर्ग पे वो रखे हुए था, उन सारे सेनाओं को इसने वापस बुला लिया, और बहुत सारे जो दुर्ग थे, वहां के जो किलेदार थे, उनके खुद संरक्षण में छोड़ दिया कि भैया तुम जो है अपने तरीका से इसका देखभाल करो, इसका संरक्षण करो। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस समय तक मोहम्मद आदिल शाह की जो एक पत्नी थी जिसका नाम था बारी शाही, वो सत्ता में ज्यादा हस्तक्षेप कर रही थी, और सत्ता को एक प्रकार से धीरे धीरे वो अपने कंट्रोल में ले रही थी। जैसे हम जब आप जहांगीर के शासनकाल को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का बहुत ज्यादा प्रभाव था। उसी प्रकार से यहाँ मोहम्मद आदिल शाह जो था उस समय बीजापुर का सुल्तान, तो उसके शासन काल में जो उसकी पत्नी थी बारी शाही, उसका बड़ा दखल था, और जिसके कारण उसका जो दरबार था उसमें गुटबंदी भी बढ़ा हुआ था। जैसे आप शाहजहां जहांगीर के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि शाहजहां ये नूरजहां का गुट जो है वो एक अलग बन जाता है, शाहजहां का जो गुट है वो अलग बन जाता है, गुट के अंदर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ भी जो है वो करीब करीब इसी प्रकार का जो समस्या है, गुटबंदी जो है वो स्टार्ट हो गया था। 1646 ईस्वी में शिवाजी जो थे उन्होंने बीजापुर के सुल्तान को एक पत्र लिखा, और उसमें उन्होंने उससे ये प्रार्थना की कि भाई वहां का जो किलेदार है वो सही से कार्य नहीं कर रहा है, और वो जितना आपको कर देता है उससे ज्यादा हम आपको देंगे, और ये जो दुर्ग है वो आप हमको दे दीजिए। उधर पत्र लिखा, और इसके साथ ही तोरन के दुर्ग के जो कुछ लोग थे, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि बीजापुर के शासन के जो कुछ वैसे लोग थे, अधिकारी थे, उनको इन्होंने रिश्वत दे दिया, घूस दे दिया, और घूस देकर ये जो किला था उसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। बीजापुर का जो सुल्तान था वो भी ज्यादा विरोध उसने नहीं किया, क्योंकि उसके जो संबंधी थे या उसके आसपास वाले जो लोग थे, मतलब जो घूस खाए हुए लोग थे, उन्होंने उनको समझा दिया कि भाई ये शिवाजी जो है वो एक प्रकार से बीजापुर के खिलाफ संघर्ष नहीं कर रहा है, बल्कि ये जो अपना इसका जागीर है, ठीक है ना, उसको जो है वो बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो मतलब ये तोरन अगर लिया भी तो आपको कोई परेशान होना नहीं है। जैसे अन्य किलेदार जो है वो आपको टैक्स देते हैं या आपके अंडर में है, वैसे ही ये भी जो है वो वहां अंडर में है। और इसमें ऐसा माना जाता है कि जो शिवाजी के पिताजी थे शाहजी, उनका ज्यादा प्रभाव था, और उनके प्रभाव के कारण ही जो वहां के अधिकारी थे उन्होंने इस प्रकार से इनको समझा दिया, और वो आदिल शाह जो थे वो मान गए। कहता है कि वहां से शिवाजी को करीब 2 लाख उनका खजाना मिला। आगे चलकर शिवाजी ने 5 मील पूरब में 10 किलोमीटर देता है या 5 मील, तो राजगढ़ में इन्होंने एक किला जो था, पहले पुराना किला था, तो उस किला पर अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद इस किला का जीर्ण आगे चलकर 1647 में इस किला का जीर्णोद्धार करवाया गया। ये जो राजगढ़ का किला है वो शिवाजी का एक प्रकार से राजधानी के रूप में कार्य करने लगा, और बाद में जब राजधानी जो है वो रायगढ़ स्थानांतरित किया गया, जब तक रायगढ़ स्थानांतरित नहीं किया गया तब तक मराठा साम्राज्य का जो मेन केंद्र है वो यही किला रहा। कहता है कि उसके बाद इन्होंने चाकन का जो किला था उसके ऊपर अधिकार कर लिया, बारामती का जो किला था उस पर अधिकार कर लिया, इंदापुर कहने का मतलब है कि इंदापुर इनके जो दादाजी थे मालोजी, उनका ये जागीर हुआ करता था, तो उस ये दिखाकर कि भाई हमारे दादाजी का था, तो इस पर भी अधिकार कर लिया।
कोंडाना का जो किला है उसको तानाजी वालसुरे को भेजा उसको जीतने के लिए, और इस युद्ध में तानाजी वालसुरे मृत्यु मतलब वीर गति को प्राप्त हो गए, और उन्हीं के याद में ये जो कोंडाना का किला है उसका नाम बदलकर इन्होंने सिंहगढ़ रखा। उसके बाद पुरंदर, कहता है कि पुरंदर का जो किलेदार था, वहां 3 भाई के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया। 2 भाई ने शिवाजी को आमंत्रित किया, शिवाजी वहां पहुंचे, और शिवाजी वहां पहुंचे और उसके बाद उन तीनों लोगों को कैद कर लिया गया और किला पर अधिकार कर लिया गया। एक इतिहासकार हैं खफी खां, वो कहते हैं कि शिवाजी जो थे वो शैतानों से ज्यादा चतुर थे। मतलब शिवाजी साम दाम दंड भेद सारा जो नीति है, ठीक है ना, उसको ये अपनाने में विश्वास रखते थे। उसके बाद इन्होंने कोंकण विजय का प्लान बनाया, और कोंकण विजय के लिए आवाजी सोमदार के नेतृत्व में एक सेना भेजा कि आवाजी सोमदार ने कल्याण पर आक्रमण किया और कल्याण को जी भर के लूटा। अब जो बीजापुर का सुल्तान था उसके सर से जो पानी है वो ऊपर जाने लगा। अब उसको समझ में आने लगा कि अरे भाई, इसको तुम छोड़े हुए थे, ये तो बड़ा खतरनाक है, ये तो हमको चुनौती दे रहा है, इससे निपटना बड़ा जरूरी है। इसलिए 25 जुलाई 1648 ईस्वी को शाहजी भोसले को राजद्रोह के अपराध में कैद कर लिया गया। कहा गया कि भाई, ये शाहजी भोसले जो है वही अपना पुत्र शिवाजी को मन बढ़ा रहा है, वही अंदर अंदर उसको संरक्षण प्रदान कर रहा है, वही अंदर अंदर जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। जैसा हमने देखा कि तोरण का जो किला था वहां पे रिश्वत, अधिकारियों को रिश्वत देकर तोरण का किला जो है अपने अंडर कर लिया, तो उसको लगा कि ये जो शाहजी भोसले है वही शिवाजी को उकसा रहा है, शिवाजी को बढ़ा चढ़ा रहा है। इसलिए 25 जुलाई 1648 ईस्वी को शिवाजी का ही एक विश्वास पात्र था जो कि इन पे फिर उसने विश्वासघात कर दिया, बाजीराव घोरपड़े, ठीक है ना। ये बाजीराव घोरपड़े जो है, और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि जो बाजीराव घोरपड़े है वो अफजल खां के आदेश पर ही, क्योंकि अफजल खां और शाहजी भोसले दोनों बीजापुर सल्तनत में महत्वपूर्ण सरदार हुआ करते थे। इसलिए जब आदिल शाह ने अफजल खां को ये आदेश दिया कि भाई तुम जो है शाहजी को गिरफ्तार करो, तो उस समय अफजल खां ने ये बाजीराव घोरपड़े की मदद से शाहजी भोसले को गिरफ्तार कर लिया। अब ऐसा माना जाता है कि शाहजी भोसले को गिरफ्तार करने के पीछे कई कारण थे, और अलग अलग जो इतिहासकार हैं वो अलग अलग तरीके से इसको बताते हैं। सबसे पहला ये माना जाता है कि जब जिंजी का घेरा चल रहा था कर्नाटक में, ये कर्नाटक में थे उस समय, कि कर्नाटक में जब जिंजी का घेरा चल रहा था तो जो बीजापुर का जो सेनापति था मुस्तफा खां, उसने कुछ ऑर्डर दिया था, उसका इन्होंने उल्लंघन कर दिया था, नहीं माना था इसका ऑर्डर का। तो इस अपराध में जो है इनको गिरफ्तार किया गया था। तो कुछ का कहना है कि शिवाजी का जो आक्रामक रवैया था उसके लिए माना गया कि कहीं ना कहीं शाहजी जो हैं वही शिवाजी को उकसा रहे हैं, शिवाजी को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं अंदर अंदर, इसलिए भी इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो एक और बात जो है वो निकल कर आया कि कुतुब शाह का सेवा पाने की इन्होंने कोशिश की थी। ये कुतुब शाह जो था वो गोलकुंडा का शासक था, और ऐसा माना गया कि शिवाजी जो थे, शिवाजी के पिता शाहजी जो थे वो गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी सेवा में जाना चाहते हैं, ताकि शिवाजी का जो राज्य विस्तार का योजना है वो अच्छे तरीके से लागू हो सके और उनके ऊपर कोई अंकुश लगाने का कोई कारण भी ना हो। अब चूंकि बीजापुर के ये एक सेना नायक थे और इन्हीं का बेटा जो है वो बीजापुर के
रियासतों को लूट रहा था, तो भाई ये तो जरूरी था कि भाई तुम अपना बेटा पे कंट्रोल स्थापित करो। तुम्हारा बेटा, तुम हमारा सरदार है, तुम्हारा बेटा हमारा एरिया को लूट रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा माना गया कि ये जो है वो गोलकुंडा के शासक की सेवा में जाना चाहता है, मतलब ये बगावत कर सकता है, बगावती है। और गोलकुंडा और बीजापुर एक दूसरे के दुश्मन थे, शत्रु थे, इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कहीं, ये तीनों कारण जो है वो सत्य ही प्रतीत होते हैं। कुछ कुछ जो है वो तीनों, एक प्रकार से कह सकते हैं कि तीनों को मिलाकर जो कारण है वो बनाया जा सकता है, मतलब कारण तीनों वाजिब लग रहा है। अब जिस समय इनको ये कैद किया गया, तो कहता है कि बाद में जो शिवाजी थे उन्होंने यहाँ एक बड़ा कूटनीति का काम किया। उन्होंने कूटनीति का काम क्या किया कि उस समय दक्षिण में जो मुगल राजकुमार था मुराद बख्श, वो दक्षिण का सूबेदार हुआ करता था। शिवाजी ने उसके साथ पत्र व्यवहार किया और उसको बताया कि भाई हम जो है आपकी सेवा में आ सकते हैं, आपके सेवा में कार्य कर सकते हैं। कि उस समय तक ऐसा था कि शिवाजी के पिताजी, शिवाजी के दादाजी या शिवाजी के की जो माँ थी, उनके जो पिताजी थे जो कि देवगिरी के यादव से संबंधित थे, लखू जी यादव, तो ये सारे के सारे लोग एक प्रकार से सेना नायक के तौर पर हुआ करते थे और ये टाइम टू टाइम दूसरे दूसरे राज्यों के सेना नायक के रूप में कार्य करते रहते थे। इस प्रकार शिवाजी ने इसको मुराद बख्श को ऐसा पत्र लिखा, लेकिन शाहजहां के हस्तक्षेप के कारण मुराद बख्श इसमें कुछ कर नहीं पाया। लेकिन इससे कहीं ना कहीं बीजापुर का जो सुल्तान था वो डर गया, उसको लगा कि भाई ये जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए बाद में कहता है कि एक मीटिंग हुआ, एक संधि हुआ, जिस संधि के अकॉर्डिंग बेंगलोर और कोंडाना का जो किला था वो बीजापुर को लौटाना पड़ा और शाहजी को मुक्त किया गया। शाहजी को मुक्त कराने में उस समय बीजापुर में ही दो और लोग थे, जैसे सरजा खां और रंगुल्ला खां। ये दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका है। इन दोनों की सिफारिश पर ही शाहजी को मुक्त किया गया, इस शर्त पे कि आप जो है वो अपना बेटा पे लगाम लगा के रखेंगे और किसी प्रकार से आप बीजापुर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या आपका बेटा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस कंडीशन पर इनको यहां से छोड़ा जाए। बाद में कहता है कि 1649 से 1655 ईस्वी तक शिवाजी ने इन शर्तों को माना और इन्होंने बीजापुर और बीजापुर के जो भी राज्य थे, किले थे, उस पर इन्होंने आक्रमण नहीं किया। लेकिन इस क्रम में इन्होंने अपना जो संगठन था और सैन्य शक्ति था उसको मजबूत करने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए इन्होंने कार्य किया और अपने संगठन और सेना को बहुत मजबूत बना लिया। अब इस बीच यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे एक और समस्या हो गया था। एक और समस्या ये हो गया था कि मुराद बख्श के बाद औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बना दिया गया। दक्षिण का सूबेदार जो है वो औरंगजेब को बना दिया गया और औरंगजेब जो था वो बड़ा कट्टर प्रवृत्ति का था। उसने बीजापुर से संधि कर लिया कि तुम जो है वो मराठा को ठंडा करो, हम जो है उसमें कोई तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इनको कुछ समय तक ये लोग जो थे वो परिस्थिति को भांपते हुए ये शांत रहे। बाद में हम देखेंगे कि बाद में जब दिल्ली में उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो जाता है, शाहजहां बीमार पड़ता है और औरंगजेब जो है वो वापस दिल्ली की तरफ लौट जाता है, तो इसका फायदा उठाकर शिवाजी ने पुनः अपने साम्राज्य विस्तार का जो दूसरा चरण उसको स्टार्ट कर देते हैं। चलिए उसको फिर देखेंगे उसमें। तो अभी
हमने ये देखा कि तोरण का इस प्रकार से, तोरण के साथ साथ और जो दुर्ग थे वहां इन्होंने इस प्रकार से विजय प्राप्त की और ये करीब 6 साल तक चुप रहकर, शांत रहकर अपनी सेना को संगठित किया और अपने आप को मजबूत करने का कार्य किया। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जावली का विजय होता है। जावली कहता है कि सतारा के सुदूर उत्तर पश्चिम कोना में ये स्थित है जावली, और ये बामा और कृष्णा नदी के बीच स्थित है। अब शिवाजी के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम विस्तार में ये जावली का जो दुर्ग था वो बाधक बना हुआ था। शिवाजी इस क्षेत्र में विस्तार करना चाहते थे और जावली का जो दुर्ग था वो उस विस्तार में बाधक बन रहा था। उस समय जावली का जो दुर्ग था वो चंद्रराव मोरे के अधीन था। ये चंद्रराव मोरे जो था वो भी एक प्रमुख मराठा सरदार हुआ करता था, और ऐसा माना जाता है कि ये दुर्ग शिवाजी ने ही चंद्रराव मौर्य को दिया था, लेकिन बाद में चंद्रराव मौर्य ने बीजापुर के साथ गठबंधन कर लिया और शिवाजी का वो खिलाफत करने लगा। मतलब शिवाजी के राज्य विस्तार में वो एक बाधा बन गया। और बाद में अब भाई उसका इलाज करना जरूरी था, तो 25 जनवरी 1656 ईस्वी में चंद्रराव मौर्य जो है उसकी हत्या कर दी जाती है और दुर्ग पर कब्जा कर लिया जाता है। किलेदार जो हनुमंतराव है उसकी भी हत्या कर दी जाती है, और चंद्रराव के जो दोनों पुत्र हैं, चंद्रराव मौर्य के जो 2 पुत्र हैं, वो वहां से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि उसमें से एक प्रताप राव मोर, ठीक है ना। बाद में जब प्रतापगढ़ का युद्ध होता है, अफजल खां के साथ जब संघर्ष होता है, तो उसमें अफजल खां के तरफ से ये भी एक व्यक्ति जो था वो शिवाजी से युद्ध करने के लिए आया था। हाँ, चलिए अब इसमें देख लेते हैं। कहता है कि इससे क्या हुआ कि शिवाजी को मूर जाति और मावली जो सेना था वो 2 एक साथ हो गए। अब ये जो मोर प्रजाति के लोग, मोर प्रजाति का इतिहास है वो बड़ा पुराना है। पिपली वन के मौर्य अब प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त थे, ठीक है ना, वो भी मोर जनजाति से वो बिलोंग करते थे, मौर्य थे, ठीक है। तो अब उनका इतिहास बड़ा पुराना है, और ये जो मोर जनजाति के जो लोग थे वो बड़ा बहादुर थे और बलिष्ठ भी थे, क्योंकि ये जंगली टाइप के लोग थे। तो उस क्षेत्र को अच्छे से समझना और खास करके शिवाजी द्वारा जो अपनाया जाने वाला युद्ध कला था उसको भी ये भली भांति जानते थे। बहुत सारे नवयुवक जो थे वो वहां शिवाजी को प्राप्त हो सकते थे, इसलिए स्टार्टिंग में तो कुछ लोगों ने इनका विरोध किया, लेकिन बाद में मोर जाति के जो लोग थे वो भी शिवाजी का जो मावली सेना है उसमें शामिल हो गए, जिससे शिवाजी का जो सैन्य शक्ति था उसमें वृद्धि हो गई। इसके साथ वहां से शिवाजी को भारी खजाना प्राप्त हुआ, और अब सैन्य भर्ती का ये एपी सेंटर बन गया। सैन्य भर्ती का एपी सेंटर बन गया, मतलब अब शिवाजी को जब भी सेना का कमी होता था, सेना का अभाव महसूस होता था, तो इस एरिया से सैनिकों की भर्ती की जाती थी। अब इसके बाद चलते हैं रायगढ़ और सूबा की। तो कहता है कि अप्रैल 1656 ईस्वी में इन्होंने रायगढ़ पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ ध्यान देंगे 1655, ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान यहाँ दे देते हैं, ठीक है। अब हमने आपको पहले बताया था कि शिवाजी के जो बड़े भाई थे जिनका नाम भी संभाजी था, और शिवाजी के पुत्र का भी नाम संभाजी था, शिवाजी के बड़े भाई की मृत्यु 1655 ईस्वी में कनकनगिरी में अफजल खां के साथ संघर्ष करते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। तो हमने आपको बताया कि जब उधर से छूट मिल गया वो
औरंगजेब की तरफ से बीजापुर को, तो बीजापुर जो है वो थोड़ा ज्यादा परेशान करने लगा मराठों को, और इस क्रम में इनका जो बड़े भाई थे इनकी मृत्यु भी हो जाती है, जिससे शिवाजी की जो माता है वो बड़ा दुखी होते हैं, और शिवाजी अपना जो दूसरा टर्म है विजय अभियान का उसको शुरू करते हैं। अब दूसरा जब विजय अभियान शुरू होता है तो वही रायगढ़ पर 1756 ईस्वी में कब्जा कर लिया जाता है। जो रायगढ़ है उस पर अधिकार कर लिया जाता है। कहता है कि अक्टूबर 1656 ईस्वी में पूना से 36 मील दूर सूपा है उस पर भी अधिकार कर लिया जाता है। कहता है कि जो सूपा था वो कहीं कहीं बाजी मोहिते तो कहीं संभाजी मोहिते लिखता है, ठीक है, के अधीन था। ये जो थे वो शिवाजी के संबंधी थे, और इनकी जो सतीली माता थी तुकाबाई मोहिते, तो तुकाबाई मोहिते का जो परिवार था, उनके भाई जो लोग थे, ठीक है ना, उनसे संबंधित ये परिवार था। शिवाजी ने ये जो सुपा है उस पर अधिकार कर लिया, और बाद में यहाँ यही एक व्यक्ति जिनका नाम पिराजी मोहिते है, इनको भी आप पढ़ेंगे। प्रतापगढ़ का जो युद्ध है अफजल खां के साथ शिवाजी का जो युद्ध होता है, तो इसमें और भी जो लोग थे, 4-5 जो मुख्य सेनापति थे, वो अधिकतर 4-5 जो थे वो तो मुस्लिम ही थे, लेकिन जो दो मुख्य मराठे सरदार भी अफजल खां की तरफ से लड़ रहे थे, अफजल खां की तरफ से लड़ रहे थे, या आप कह सकते हैं कि बीजापुर के शासक की तरफ से लड़ रहे थे। उनमें से एक पिलाजी मोहिते और दूसरा प्रतापराव मोर थे। अब प्रतापराव मोर और पिलाजी मोहिते एक तो बीजापुर सुल्तान के ये एक सरदार के रूप में थे, और दूसरा इनका शिवाजी से व्यक्तिगत द्वंद्व भी था, व्यक्तिगत लड़ाई भी था। तो आगे जब हम प्रतापगढ़ का युद्ध पढ़ेंगे इसके बाद वाला वीडियो में, तो उसमें और इसको डिटेल से अच्छे से हम लोग समझेंगे। कहता है कि इस प्रकार से सुपा, बारामती, सुपा का किला हो गया, बारामती का किला, ठीक है, इंदापुर इनके दादाजी का के समय से ही जो जागीरदारी था वो इनके पास था। पुरंदर वही 2-3 भाई को मिला के, और वो फिर गए लड़ाई सुलझाने और खुद हड़प लिए। रायगढ़ का किला, रायगढ़ वही रायगढ़ जो है जिसके बारे में हम लोग ने पढ़ा यहाँ, ठीक है, 56 में। और कोंडाना जिसको वो सिंहगढ़ के नाम से जाना गया, बाद में इसको समर्पण भी करना पड़ा अपने पिताजी को कुछ देर के लिए छुड़वाने के लिए, लेकिन बाद में फिर इसको अपने अधिकार में ले लिया गया। और तोरण, तो इन सारे विजयों ने एक प्रकार से शिवाजी का जो राज्य सीमा था उसको पहाड़ी दुर्ग से सुरक्षित कर दिया। मतलब शिवाजी का जो राज्य था वो चारों तरफ से पहाड़ी दुर्ग से घिरा हुआ था, और इसी को टारगेट करके शिवाजी ने इन सारे किलों को जीतने की योजना बनाई। बाद में आप इसके बाद देखेंगे कि जब प्रतापगढ़ का युद्ध होता है, अफजल खान के साथ युद्ध होता है, तो अफजल खां ये प्रयास करता है कि किसी प्रकार से शिवाजी को खुले मैदान में लाया जाए, लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए उसके इस प्लानिंग पे पानी फेर दिया, और बाद में शिवाजी के द्वारा वो मारा गया, और मराठा लोगों का जो शौर्य है वो और दूर दूर तक फैलने लगा, जिसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।